Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this DU EMT and Thermodynamics previous year question solution series. Today we will discuss some question from EMT and Thermodynamics section of DU 2017, 16 and 15. So let's start. First question is, the heat extracted in each cycle from its heat source of a Carnot engine having an efficiency of 59% and performing 2.5 into 10 to the power 4 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल इज। दोस्तों इस क्वेश्चन कार्नोट इंजन का है। इसमें इफिशियंसी दिया हुआ है 59% और वर्क डन दिया हुआ है और हमको हीट एक्सट्रैक्ट कितना होगा पर साइकिल यानी कि क्यू निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं ये 2017 का क्वेश्चन है डी का। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्यू निकालना है कि कितना हीट एक्सट्रैक्ट करेगा वन साइकिल में। इफिशियंसी ईटा दिया हुआ है 59% और वर्क डन दिया हुआ है 2.5 10 टू द पावर 4 जूल। आपको बताते चले कि जो कार्नोट इंजन है इफिशियंसी ईटा इक्वल टू होता है W/Q, यानी कि कितना हमको आउटपुट मिला और कितना हमने इनपुट दिया था, यानी कि आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो को ही दोस्तों इफिशियंसी कहते हैं। दैट इज ईटा इक्वल टू W/Q। आप देख सकते हैं इफिशियंसी ईटा 59% दिया हुआ है, तो उसको हमने परसेंट को हटा लिया तो 100 से डिवाइड कर दिया तो 59/100 और W दिया हुआ था 2.5 10 टू द पावर 4 आप देख सकते हैं और Q निकालना है। ठीक है, क्रिस क्रॉस करके इसको अगर आप ठीक ठाक करेंगे तो आप इतना पाएंगे 2.5 10 टू द पावर 6/59। आप इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट इज़ 0.0423 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसको अगर आप और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 4.2 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हमारा जो हीट एक्सट्रैक्टेड पर साइकिल था दोस्तों वो कितना आ गया 4.2 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल, यानी कि ऑप्शन सी क्या है करेक्ट ऑप्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4.24 10 टू द पावर 4 जूल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का है। द प्रोबेबिलिटी दैट एन अलाउड स्टेट इज ऑक्युपाइड इफ इट लाइज अबव द फर्मी लेवल बाय 2 kBT, यानी कि जो दोस्तों स्टेट का जो एनर्जी है वो फर्मी लेवल का जो एनर्जी है उससे 2 kBT ज़्यादा है, यानी कि 2 kT ज़्यादा है। जहाँ पे के क्या है दोस्तों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बी को ही शॉर्ट में के बी लिखते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये गिवन है कि एनर्जी जो है दोस्तों उस स्टेट का प्रोबेबिलिटी निकालना है जहाँ पे एनर्जी कितना है फर्मी लेवल से 2 kT अबव है, मतलब EF प्लस 2 kT, जहाँ पे EF क्या है दोस्तों फर्मी एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दोस्तों जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है दोस्तों P ऑफ E दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इन द एनर्जी स्टेट E इज गिवन बाय 1 बाय एक्सपोनेंशियल टू द पावर E माइनस EF बाई KT प्लस 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं E उस स्टेट का एनर्जी है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है, EF फर्मी एनर्जी है। ठीक है, और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T क्या है दोस्तों एब्सोल्यूट टेम्परेचर है सिस्टम का जब आप काम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो एनर्जी है दोस्तों सिस्टम का उस समय पे प्रोबेबिलिटी निकालना है जब एनर्जी जो है फर्मी एनर्जी से 2 kBT ज़्यादा हो, यानी कि EF प्लस 2 kBT इक्वल टू क्या हो गया E हो गया, ये गिवन है। अब इस E का वैल्यू का आप यहाँ पे क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला में पुट कर देंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। आप यहाँ पे देख सकते हैं E टू द पावर EF प्लस 2 KT माइनस EF हो गया और बाई KT है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस EF प्लस EF कट गया और यहाँ से KT से KT कट गया तो E टू द पावर 2 बच गया। E टू द पावर यहाँ देखिए KT KT कट गया तो E टू द पावर 2 बच गया और ये प्लस 1 बच गया, यानी कि 1 बाई टू द पावर 2 प्लस 1। दोस्तों कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो E टू द पावर 2 का वैल्यू होता है 7.38, ये प्लस 1 यानी कि 1/8.389। इसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो 0.1192 आएगा और हमको चूँकि परसेंट में बताना है प्रोबेबिलिटी तो इंटू 100% हमने यहाँ पे कर रखा है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11.92%, तो अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों ये किसके अप्रॉक्स पास में है 12% के पास में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा आंसर है 11.9, तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके पास में है आप देख सकते हैं 1.2 तो नहीं होगा, 2.4 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों बी, यानी कि 12%। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 38. To a pure substance undergoing an infinitesimal reversible process, which of the following relation is not a Maxwell equation? दोस्तों ये बताना है कि इनमें से जो चार रिलेशन दिए हैं उनमें से कौन मैक्सवेल इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों जो मैजिक रूल होता है आप पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स में, मैक्सवेल इक्वेशन यानी कि टी भी एस और ये पी, इसमें करते क्या है दोस्तों, जैसे अगर आप टी भी एस जा रहे हैं यानी कि डो टी बाई डो भी एट कांस्टेंट एस, तो दैट इज इक्वल टू पी एस एस भी टी यानी कि डो एस बाई डो भी एट कांस्टेंट टी। और अगर आप परपेंडिकुलर पे हैं, मतलब अगर आप इस रीजन पे हैं, इस रीजन पे, तो एक नेगेटिव साइन एग्जिस्ट करेगा। अगर आप इस रीजन पे या इस रीजन पे एंड कर रहे हैं अपना लाइन को, तो नेगेटिव साइन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डायग्राम से यहाँ पे हमने क्या लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ से हमने लाइन को शुरू किया है, तो P से T देते हुए हमने V तक ले गया, यानी कि डो P बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट V। देखिए डो P बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट V। उस तरह से अब इसका रिवर्स में जाएंगे दोस्तों, तो डो एस बाई डो भी एट कांस्टेंट टी यानी कि डो एस बाई डो भी एट कांस्टेंट टी। दोस्तों लाइन अभी एंड कहाँ पे हो रहा है हमारा, इस रीजन पे हो रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे एंड होता है तो वहाँ पे कोई नेगेटिव साइन एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर लाइन एग्जिस्ट करेगा, एंड लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो फिर एक नेगेटिव साइन एग्जिस्ट करेगा। तो फिलहाल कोई नेगेटिव साइन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है दोस्तों डो पी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट भी इक्वल टू डो एस बाई डो भी एट कॉन्स्टेंट टी, ये हमारा ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन है। डो पी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट भी इक्वल टू डो पी बाई डो एस एट कॉन्स्टेंट पी, सॉरी डो एस बाई डो भी एट कॉन्स्टेंट टी, डो एस बाई डो भी एट, यस ऑप्शन सी को आप देख सकते हैं। ऑप्शन हमने जो फर्स्ट रिलेशन निकाला है वो ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, तो हमारा ये तो सही है सी। हमको बताना है दोस्तों कि गलत कौन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बी और सी में दोनों ऑप्शन, पता नहीं क्वेश्चन में एरर हो शायद, क्योंकि ये फिजिक्स अध्ययन का फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत सारा एरर होता है, ठीक है, प्रिंटिंग में। तो अकॉर्डिंग टू मी अब अगर आप ऑप्शन बी को हम लोग अभी मैच करेंगे, आप ये देखिए हमने सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन लिखने की कोशिश किया है, तो देखिए यहाँ से हमने पी एस भी में गया, ठीक है। तो डो पी बाई डो एस एट कॉन्स्टेंट भी, डो पी बाई डो एस एट कॉन्स्टेंट भी, और चूँकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पे हम एंड कर रहे हैं, तो एक नेगेटिव साइन देखिए एग्जिस्ट किया है इक्वल के उधर पे। अब किसी भी साइड लीजिए, डजन मैटर। तो इसी का रिवर्स क्या होगा, डो टी बाई डो भी एट कॉन्स्टेंट एस, ठीक है, डो टी बाई डो भी एट कॉन्स्टेंट एस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डो टी बाई डो भी एट कॉन्स्टेंट एस, तो डो पी बाई डो एस एट कॉन्स्टेंट भी इक्वल टू माइनस टाइम डो टी बाई डो भी एट कॉन्स्टेंट एस। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ऐसा ऑप्शन बी में शायद नहीं है। डो पी बाई डो एस, डो पी बाई डो एस, ओके, डो पी बाई डो एस माइनस डो टी बाई डो भी, माइनस डो टी बाई डो भी, यस दोस्तों ऑप्शन ए पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है। अब हमको बी और डी में देखना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है हमारा वह है डो पी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट भी इक्वल टू डो पी बाई डो एस एट कॉन्स्टेंट टी। तो पी टी भी हम लोग ले लेते हैं, देखिए पी टी भी, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम लोग पी टी भी लेते हैं, तो हमने शायद फर्स्ट में ही ले रखा है पी टी भी, यस। यहाँ पे आप देखिए हमने जब पी टी भी लिया तो डो पी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट भी इक्वल टू डो एस बाई डो भी एट कॉन्स्टेंट टी, ठीक है। एस वी टी आना चाहिए था, पी टी भी के साथ एस वी टी आना चाहिए था, पी टी भी के साथ, अब देखिए पी टी भी के साथ क्या आना चाहिए था, एस वी टी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है वी एस टी है, यानी कि ऑप्शन भी क्या है दोस्तों, हमारा मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का काफ़ी आसान क्वेश्चन है। A rectangular coil of length 0.05 meter and breadth 0.08 meter and having 420 turns is placed horizontally in a uniform magnetic field B1 equal to 0.14 Tesla going into the plane of the coil.
The magnetic field is increased over a 0.20 second interval and this induces an EMF of 1.8 volt in the coil. The final magnetic field B2 is approximately। दोस्तों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है। कॉइल का एरिया दे रखा है, लेंथ इनटू ब्रेथ, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, टाइम इंटरवल दे रखा है और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। साथ ही EMF इंड्यूस्ड भी दे रखा है। तो आपको बताते चले कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में EMF इंड्यूस्ड होता है दोस्तों, E इक्वल टू क्या होता है अगर अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें तो चेंज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि d∅v/dt। दोस्तों चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि φ2 माइनस φ1, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये टाइम इंटरवल। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में हमारा L लेंथ दिया हुआ है, कॉइल का ब्रेथ दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे एरिया मिल जाएगा यानी कि 0.05 इंटू 0.08। आप देख सकते हैं यहाँ नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है 420, साथ ही ये इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, B2 फाइनल निकालना है, EMF दिया हुआ है, टाइम इंटरवल दिया हुआ है। एक एक करके यहाँ पुट करेंगे दोस्तों। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, NBA इन जनरल क्या होता है दोस्तों, NBA। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स दोस्तों, इससे ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू नहीं हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि φ2 के लिए हम क्या लिख रहे हैं, NB2A। दोस्तों N हमने N2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के लिए सेम ही होगा, समय के साथ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, बाकी कॉइल का दोस्तों एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो φ2 का हमने क्या लिखा है दोस्तों, NB2 और A लिखा है, माइनस φ1 को हमने क्या लिखा है दोस्तों, NB1A लिखा है। ठीक है, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखा है हमने, फ्लक्स को NB1A, साथ ही डेल्टा टी। आप देख सकते हैं दोस्तों ऊपर में N और A क्या है, कॉमन है, तो हम N और A को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए हमने ऊपर में यहाँ N और A को कॉमन ले लिया, नंबर ऑफ टर्न और एरिया को बचा B2 माइनस B1/डेल्टा टी। अब सारा वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। दोस्तों EMF का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.8, नंबर ऑफ टर्न्स 420, एरिया 0.05 इंटू 0.08, ये B2 माइनस B1 और डेल्टा टी कितना दिया हुआ है, 0.2। दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करके यहाँ से अगर आप B2/B1 निकालना चाहेंगे तो आप देखेंगे B2/B1 जो आएगा सॉल्व करके वो कितना आ रहा है, 0.214 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.214, यानी ये B2 माइनस B1 का वैल्यू आ गया 0.214। तो यहाँ से आप देख सकते हैं B2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.214 प्लस B1, और क्वेश्चन में दोस्तों B1 दिया हुआ है 0.14, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.354 टेस्ला। चूँकि B2 टेस्ला में था तो B1 भी आपको किस में होगा दोस्तों, टेस्ला में होगा। तो इस तरह से हमारा B2 जो आ गया फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितना गया, 0.35 टेस्ला। अगर आंसर को अपन मैच करें दोस्तों तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जो 0.35 टेस्ला को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, 0.35 टेस्ला। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। Consider a plane electromagnetic wave traveling in free space. The magnetic field is given by B equal to B1 x cap minus z cap, and electric field is given by E equal to E1 minus x cap plus 2 y cap minus z cap. Then the direction of the propagation of the wave is। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, हमको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव बताना है, यानी कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। तो दोस्तों E क्रॉस B जो है वो वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, E क्रॉस B जो है दोस्तों क्या बताता है, वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन बताता है। तो अगर आप E क्रॉस B निकालेंगे दोस्तों तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने E क्रॉस B निकाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम -2 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ से अगर हम लोग अगर हम लोग को वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन बताना है तो क्या कैप निकालना पड़ेगा दोस्तों। के कैप निकालेंगे तो के बाय मैग्नीट्यूड ऑफ के, और के क्या होता है दोस्तों, E क्रॉस B। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ के क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E क्रॉस B। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो हमने यहाँ से E क्रॉस B निकाला, आई कैप जे कैप के कैप माइनस B1 माइनस E1 माइनस प्लस 2E1 एंड माइनस E1, साथ ही ये B1 0 और माइनस B1, क्योंकि यहाँ पे J का कोफिशिएंट 0 है। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप निकालने जानते होंगे
और अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो देखिए E×B कितना आएगा, E1B1 इंटू -2i कैप -2j कैप -2k कैप। यहाँ से इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, E1B1 √4 + 4 + 4 यानी कि E1B1 2√3। आशा करता हूँ आपको कैलकुलेशन आता होगा। अब इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे अगर ये E×B का वैल्यू और मैग्नीट्यूड अब E×B का, अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों E1B1 और ये 2 कट गया, बचा -1/√3 i + j + k कैप। तो अगर आप ऑप्शन से मैच करेंगे डायरेक्शन को तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन शायद अगर आप ये अगर सोचें कि अगर यहाँ से हम माइनस को अंदर कर दें तो -i -j -k कैप 1/√3 को बाहर में रहने दें तो शायद ऑप्शन उस केस में ये हो सकता है, लेकिन चूँकि ऐसा कोई लॉजिक होना नहीं चाहिए तो इसमें ए में और डी में थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसे डी होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए कांस्टेंट को उन्होंने बाहर साथ में रखा हुआ है, तो आइदर ए और डी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A sphere of radius A has a charge density which varies with distance as rho equal to capital A √R. The electric field at a distance r less than A varies with distance small r h. दोस्तों चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है एक स्फेरिकल स्फेयर का जिसका रेडियस ए है, उसमें चार्ज जो है चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिस्टेंस के साथ कुछ इस तरह वेरी कर रहा है, दैट इज रो इज इक्वल टू कैपिटल √R. Then what is the electric field at a distance r less than A and it is varies with distance RH. ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्तों फॉर r लेस देन A मतलब इनसाइड द स्फेयर ये किस तरह से वेरी करेगा r के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। गॉस थ्योरम आपको मालूम होगा, उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक स्फेयर बना रखा है दोस्तों, इसका रेडियस कितना है A है। चूँकि हमको r लेस देन A यानी कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक छोटा सा एलिमेंट्री यहाँ पे हमने एक सेक्शन लिया है जिसका रेडियस कितना है दोस्तों स्मॉल r है। ठीक है, और ये रो दिया हुआ है A√R। हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर r लेस देन A। आप देख सकते हैं हमने क्या किया, एक छोटा सा सेक्शन लिया है जिसका रेडियस कितना है दोस्तों स्मॉल r। अब यहाँ पे आपको गॉस थ्योरम मालूम होगा दोस्तों, क्या होता है गॉस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल E.ds इज इक्वल टू Q/ε0। दोस्तों 1/ε0 को रहने दीजिए और अगर आप चार्ज लिखना चाहें Q, दैट इज द वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी टाउ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है Q/d टाउ यानी कि एलिमेंट्री वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा दोस्तों रो डी टाउ। तो ई को यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना है दोस्तों 0 डिग्री है, और ये चूँकि स्फेयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल होगा, इधर इनवर्ड आउटवर्ड, और हाँ रेडियल डायरेक्शन भी उधर ही है दोस्तों, तो सरफेस का भी डायरेक्शन बाहर ही है दोस्तों, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो E.ds हो गया, ई बाहर निकाल लिया हमने, इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ds का बचा। इधर देखिए 1/ε0 और रो का वैल्यू दिया हुआ था दोस्तों A√R और डी टाउ इज द एलिमेंट्री वॉल्यूम कितना हुआ दोस्तों उस छोटा सा स्फेयर का, इसका रेडियस हमने r माना है, दैट इज 4πr² dr। और लिमिट क्या होगा दोस्तों, हमारा चार्ज जो हम निकाल रहे हो कहाँ तक निकाल रहे हैं, तो हमने कौन सा स्फेयर माना है स्मॉल r रेडियस का स्फेयर माना है, उसी के अंदर का हमको सिर्फ चार्ज चाहिए, तो ये हो गया 0 से r तक इसका लिमिट हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इधर जो ds है दोस्तों, ds क्या है, वो एरिया होता है दोस्तों जहाँ से फ्लक्स पास कर रहा है और आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये ds कितना हो जाएगा 4πr²। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये वो एरिया होता है दोस्तों जहाँ से फ्लक्स पास हो रहा है। तो हम कहाँ से फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों, इस स्मॉल r एरिया का, r रेडियस का रीजन में, तो उसका एरिया कितना होगा 4πr²। तो ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4πr²। अब इधर आप देख सकते हैं दोस्तों कैपिटल A कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, और ये ε0 पहले से ही है तो हमने कॉमन ले लिया। 0 से r बचा दोस्तों, r यहाँ r का पावर 1/2 था, यहाँ r का पावर 2 था, तो r का पावर 5/2 dr। अब आप देख सकते हैं कि 4π ये ε0 रह गया, r का पावर 5/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा दोस्तों, r का पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 और लिमिट हो गया 0 से r।
आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसको अगर आप ढंग से अगर लिख लें तो 4 पाई/एप्सिलॉन नॉट 2/7 और ये r का पावर 7/2। दोस्तों ये देखिए 4 पाई क्या हो गया, दोनों साइड कट गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा बचा दोस्तों 2a/7 एप्सिलॉन नॉट r का पावर 7/2, और चूँकि इधर यहाँ पे r² था उसको उधर ला के डिवाइड कर दिया, तो 2a/7 एप्सिलॉन नॉट r का पावर 7/2 माइनस ये 2 दोस्तों ऊपर चला जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं 2 दूना 4 यानी कि 7 - 4/2 यानी कि r का पावर 3/2। दोस्तों ये जो 2a/7 एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट फैक्टर है, और अगर ये हटेगा तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻³ 3/2। तो आप देख सकते हैं कि जो गिवन सिचुएशन था दोस्तों उसके लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड यानी कि r<a, फॉर द केस r<a, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वेरी कर रहा है, r का पावर +3/2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। अच्छा, आपको एक मज़ेदार बात बता देते हैं कि अगर हमको आउटसाइड निकालना होता है तो हम कहीं पे बाहर में r रेडियस का सेक्शन लेते हैं दोस्तों, तब जो इसके अंदर जो मैक्सिमम चार्ज कंटेन होता है दोस्तों, तब यहाँ जो लिमिट लेते हैं वो मैक्सिमम चार्ज हमारा यहीं तक डिस्ट्रीब्यूटेड है जो ओरिजिनल स्फीयर है, और हम यहाँ तक निकालना चाह रहे हैं आउटसाइड तक, लेकिन चार्ज तो 0 से a तक ही होता है मैक्सिमम, तो 0 से a तक ही मैक्सिमम होगा, 0 से r नहीं लिमिट लेंगे। ठीक है, लेकिन जब इन साइड है तो हमको चूँकि इन साइड तो इतना का हम निकाल ही सकते हैं, पूरा में चार्ज है हमको इतना में निकालना है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इतना में सिर्फ चार्ज है और हमको यहाँ तक निकालना है, तब तो यहीं तक का सिर्फ कैलकुलेट हो पाएगा। समझ पा रहे हैं? आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि आउटसाइड के केस में क्या बदलाव आता है। तो ये लिमिट होता है 0 से a, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज एक्सटेंड कहाँ तक हो सकता है दोस्तों, ओरिजिनल स्फीयर तक, 0 से a रेडियस तक ही। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कंसेप्ट के व्यू से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, Which of the following statements is true for a series LCR circuit with an AC source where R is resistant, L is an inductor and C is capacitor? दोस्तों LCR सीरीज सर्किट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। द इम्पिडेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर डिक्रीजेज एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC वोल्टेज इंक्रीजेज। दोस्तों जो कैपेसिटर के द्वारा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC, वो होता है दोस्तों 1/ωc। तो अब यहाँ देख रहा है क्या कह रहा है कि जो उसका इम्पिडेंस है दोस्तों कैपेसिटर के, यानी कि जो XC है वो डिक्रीज करेगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। सही बात है दोस्तों, अगर ओमेगा इंक्रीज करेगा दोस्तों तो ये XC डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। समझ पा रहे हैं? आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा ऑप्शन ए ही क्या है दोस्तों इस केस में, अभी ट्रू ऑप्शन है। हम बाकी को भी कर लेते हैं डिस्कशन। ऑप्शन बी कह रहा है द वोल्टेज एंड करंट आर ऑलवेज इन फेज। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, LCR सीरीज सर्किट में जब रेजोनेंस कंडीशन होता है तभी हमारा वोल्टेज एंड करंट के बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। कब दोस्तों? रेजोनेंस कंडीशन में, अदरवाइज नहीं होता है। तो ऑप्शन बी गलत है। द टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट विल बी लेस देन आर। दोस्तों ये भी ऐसा हमेशा ऑलवेज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्किट का करंट मैक्सिमम तभी होता है जब रेजोनेंस कंडीशन होता है। द टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट अप्रोचेज आर एज द फ्रीक्वेंसी बिकम वेरी स्मॉल। दोस्तों फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाता है जिस केस में ये आर जो है अप्रोच करता है। आर जब टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट जेड आर होता है दोस्तों, उसको रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। इस केस में दोस्तों फ्रीक्वेंसी हमारा पिक पे होता है। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी अप्रोच 0 नहीं करता है, मैक्सिमम को अप्रोच करता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। इन दिस केस दोस्तों एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्सएल हो जाता है। ठीक है, तो जो टोटल इम्पिडेंस जेड होता है दोस्तों कितना होता है, √R² प्लस XL माइनस XC²। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, XL बराबर XC, तो ये टर्म 0 हो जाता है। तो जेड बराबर √R², यानी कि जेड बराबर R। लेकिन इस केस में फ्रीक्वेंसी 0 को टेंड्स नहीं करता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी वेरी हाई हो जाता है क्योंकि करंट काफ़ी हाई हो जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देख सकते हैं हमने यहाँ पे छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिख रखा है, फार्मूला सिर्फ।
दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट इनसाइड ए डिस्चार्जिंग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हैविंग सर्कुलर पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर। दोस्तों ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, जब डिस्चार्जिंग का केस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है दोस्तों, इट्स डिपेंड्स अपॉन d∅/dt। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता है दोस्तों तो id जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन जब डिस्चार्जिंग का केस होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट में होता है। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है दोस्तों, आई होप सो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट में ही होता है, यानी कि डिस्चार्जिंग के केस में नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा दोस्तों। ये फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट टू द पॉजिटिव प्लेट। थोड़ा सा इस पे शक है मुझे, आप अपने से भी थोड़ा सा चेक कर लें। बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट टू द पॉजिटिव। डिस्चार्जिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो ये थोड़ा आप कंफर्म कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, प्लस से माइनस कि माइनस से प्लस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से नेगेटिव माइनस होता है दोस्तों, तो अभी चूँकि डिस्चार्जिंग के लिए हमको पूछा है तो क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट, उसका अपोजिट यानी माइनस से प्लस। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है दोस्तों, हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से। कंसिडर ऑक्सीजन गैस एट 300 Kelvin हैविंग द मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज 5.31 10⁻26 kg। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज अबाउट। दोस्तों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंसिडर करने बोल रहा है, जिसका टेम्परेचर दिया हुआ है 300 Kelvin और इनका मास भी ये दिया हुआ है। तो हमको रूट मीन स्पीड बताना है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो आपको बताते चले कि जो हमारा रूट में, ये 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो VRMS होता है √3 kT/m होता है। 3 और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है दोस्तों, इसका वैल्यू होता है 1.38 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर दिया हुआ है दोस्तों 300 और मास ऑफ द मॉलिक्यूल कितना दिया हुआ है 5.31 10⁻⁻26 kg। चूँकि सब कुछ ऐसा यूनिट में दिया हुआ है तो सब पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं हमने इसको पुट करके जब कैलकुलेट किया है तो ये कितना आ गया है, अप्रॉक्स 483.621 यानी कि अप्रॉक्स 484 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ये तो इस जब मास गिवन होगा तब इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। VRMS का वैल्यू एक होता है √3RT/M भी होता है दोस्तों, जहाँ पे M मोलर मास होता है। तो अगर मास गिवन है दोस्तों मॉलिक्यूल का कि इतना मास का निकालिए, तब आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे K/m। मास ये है, गिवन मास है। इन मोलर मास के टर्म में अगर गिवन मास नहीं दिया हुआ है तो R यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे M हो जाएगा। तो फार्मूला में ध्यान रखिएगा कि गिवन मास दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ है। अगर गिवन मास के लिए निकालना है तो इस फार्मूला का यूज करें, और नहीं तो फिर इस फार्मूला का यूज करें, ठीक है। और R का वैल्यू होता है ऐसा यूनिट में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आप इसके साथ साथ ये VRMS का वैल्यू के साथ साथ आप और कुछ वैल्यू याद रखें, दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबल एंड द एवरेज वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों। जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फार्मूला होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का VP जो होता है, ये जैसे 3 kT/m था, वो होता है दोस्तों जस्ट 2 kT/m होता है। और ये सब 3 डायमेंशनल के लिए है दोस्तों, ठीक है। और जो हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है दोस्तों, V बार जो होता है दोस्तों, V बार जो होता है वो कितना होता है √8 kT/m, 8 kT/m। उसमें एक पाई का फैक्टर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इस फार्मूला को आप याद रखें, ये सब 3 डायमेंशनल के लिए है दोस्तों। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है दोस्तों, 2D में 2 हट जाएगा और 1D में 0 हो जाएगा। और जो RMS वैल्यू है वो 3 kT 3D में है दोस्तों, √3 kT/m, √2 kT/m 2D में हो जाएगा, और √kT/m 1D में हो जाएगा। और इसका थोड़ा सा इस तरह का कुछ नहीं है, उसमें एक एक इंक्रीज कर डिक्रीज कर रहा है, इसमें थोड़ा लॉजिक कुछ और, इसलिए इसको नहीं बता रहा हूँ अभी। आशा करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन 100 ग्राम आइस, दोस्तों इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया, सेम कंसेप्ट है, बट इसका आंसर थोड़ा नहीं मैच कर पा रहा था, तो इसलिए हमने इसको भी छोड़ दिया। मैं नेक्स्ट वीडियो पे कोशिश करूँगा इसको देखने का। आइए देखते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स
द चेंज इन एंट्रोपी इन कैलोरी पर केल्विन इज अबाउट टेक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल्टिंग एज 80 कैलोरी पर ग्राम। 100 ग्राम आइस है दोस्तों, टेम्परेचर कितना पे है 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं 100 ग्राम है, ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा, ये कुछ भी बने। अपने को डेल्टा एस निकालना है, चेंज इन एंट्रोपी, तो क्या होता है फार्मूला दोस्तों, डेल्टा क्यू बाई टी होता है। और आप देख सकते हैं कि डेल्टा क्यू को अभी के केस के लिए एम एल होगा, एम एल बाई टी। एम कितना दिया हुआ है दोस्तों 100 ग्राम, लेटेंट हीट दिया हुआ है 80 कैलोरी पर ग्राम, और टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। दोस्तों यहाँ देखिए अब ग्राम ग्राम कट गया, बचा 8 इंटू 10 का पावर 3 और नीचे में 273 यूनिट हो जाएगा दोस्तों कैलोरी पर केल्विन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाता है 29.30 कैलोरी पर केल्विन। तो इस तरह से हमारा जो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा दोस्तों 29.3 यानी ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों हम लोग डी क्यू के जगह पे कब एम एल लेते हैं और कब एम एस डी टी लेते हैं ये आपको थोड़ा बता देते हैं। जब स्टेट सेम हो दोस्तों, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जा रहे हैं, तब एम एल यूज करते हैं, क्योंकि इस दौरान डी टी 0 हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर देखिए 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0। लेकिन जब हायर मतलब स्टेट डिफरेंट हो, टेम्परेचर स्टेट डिफरेंट हो, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, अब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से मान लीजिए हम 15 डिग्री सेल्सियस वाटर जा रहे थे, देखिए यहाँ और यहाँ का टेम्परेचर में डिफरेंस है, तब क्या यूज करेंगे डी क्यू की जगह एम एस डी टी। तो दोस्तों एंट्रोपी कैलकुलेट करने में इस बात का आप ध्यान रखिए, बच्चे कंफ्यूज करते हैं कब एम एल लेना है कब एम एस डी टी, या फिर जैसे जैम वगैरह में चेन वाला क्वेश्चन आता है, जैसे इसी क्वेश्चन में भी कहता 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर देन 15 डिग्री सेल्सियस वाटर, तब फिर आपको 3 स्टेप कैलकुलेट करके और एक स्टेप का इसका भी निकालना पड़ता है एंट्रोपी चेंज, और दोनों को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2015 का ड्यू का क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज डिफाइंड एज पर के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड ओमेगा इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टोर एक्सेसिबल टू द सिस्टम। दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो एंट्रोपी होता है दोस्तों, हम लोग यहाँ देखिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का खासियत क्या है कि अभी तक हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में चेंज इन एंट्रोपी निकाल रहे थे, लेकिन हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से सीधा एंट्रोपी निकाल रहे हैं, ठीक है, एस निकाल रहे हैं। इससे पहले डेल एस निकालने का फार्मूला था, एस निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों के एल एन ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा क्या है दोस्तों माइक्रोस्टेट। ये बहुत ही फेमस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का रिलेशन है दोस्तों, एंट्रोपी रिलेशन के नाम से जाना जाता है, तो इसको आप याद रखें, यानी कि ऑप्शन है इसका क्या है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है। देख सकते हैं आप यहाँ पे एस इक्वल टू के टाइम एल एन ओमेगा, ओमेगा क्या है दोस्तों नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए linearly polarized electromagnetic wave is incident on a quarter wave plate. The emerge wave will in general be। दोस्तों एक linearly polarized electromagnetic wave है, जो एक क्वार्टर वेव प्लेट पे क्या हो रहा है इंसिडेंट हो रहा है। आपको बताना है कि जो इमरजेंट लाइट होगा वो उसका नेचर क्या होगा, वो किस तरह का होगा, ठीक है। तो आपको कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे बता देते हैं दोस्तों, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है दोस्तों। जब कोई लिनियरली पोलराइज लाइट होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में वो जब कंपन करता है, वाइब्रेशन करता है, और अगर क्वार्टर वेव प्लेट से वो इंसिडेंट होकर निकलता है दोस्तों, तो आइदर इलिप्टिकल होता है या फिर सर्कुलर। दोस्तों क्वार्टर वेव प्लेट एक ऐसा प्लेट होता है दोस्तों जो 90 का फेज डिफरेंस और λ/4 का पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको क्वार्टर वेव प्लेट कहते हैं। और इन जनरल दोस्तों ये आइदर इलिप्टिकल और सर्कुलर हमें देता है। तो अभी हमारा ऑप्शन में एक इलिप्टिकली पोलराइज्ड है, तो हाँ इन जनरल ये इलिप्टिकली पोलराइज देता है, क्योंकि इलिप्टिकली पोलराइज लाइट का ही स्पेशल केस क्या है दोस्तों सर्कुलरली पोलराइज लाइट है। तो अभी हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, इसको याद रखें। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, सॉरी डी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर गिव्स। दोस्तों जो मैग्नीट्यूड है पॉइंटिंग वेक्टर का, वो हमें एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम देता है, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी देता है।
तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये कहाँ से पता चलता है हमें, आप इसका यूनिट से पता लगा सकते हैं। इससे जो लोग थ्योरी पढ़े हैं वेल एंड गुड। इसका जो यूनिट होता है दोस्तों वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, और वाट का मतलब होता है दोस्तों जूल पर सेकंड, यानी कि वार्क डूइंग और द रेट ऑफ डूइंग वार्क, यानी जूल पर सेकंड और मीटर स्क्वायर। तो जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर यानी कि एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर और पर यूनिट टाइम सेकंड। तो एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसका पी जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है दोस्तों इट इज डिफाइंड एज ई क्रॉस एच, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका ऑप्शन ए क्या होगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन होगा। आप इसको याद रखिए, काफ़ी बाय डिफिनेशन है ये। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, MT 2017-15 के कुछ क्वेश्चन और भी हैं जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं करा है, तो उसको भी मैं किसी वीडियो में और पार्ट 2 भी इसका अपलोड करूँगा। मैं इसको 1-2 दिन के अंदर अपलोड करूँगा। थोड़ी अभी हमारे आइजर्स की इंटरव्यू चल रही है, इसीलिए थोड़ा सा स्लो है वीडियो, ठीक है। मैं इसको जल्द ही अपलोड करूँगा। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन रह गए हैं, और मूविंग चार्ज डायनेमिक्स का भी कुछ क्वेश्चन रह गया, उसको मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। ये मत समझिएगा कि ख़त्म हो गया, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं मुझे मालूम है, जिसको मैं अपलोड करूँगा। और जो अगर कुछ त्रुटि होती है दोस्तों वीडियो में कैलकुलेशन वगैरह में या फिर कहीं कुछ कंसेप्ट में, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, फिर भी कहीं गलती होती है तो आप उसे अपने से सुधार कर ले, ठीक कर ले, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में दोस्तों एक अच्छे जिम्मेवार नागरिक हैं आप। आशा करता हूँ आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों, इन एन AC सर्किट द वोल्टेज V एंड करंट I आर गिवन बाय V इज इक्वल टू 100 sin 100t volts and I इक्वल टू 100 sin 100t प्लस 5/3 मिली एम्पियर। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज। दोस्तों आपको वोल्टेज का अल्टरनेटिंग इक्वेशन दिया हुआ है करंट का, तो आपको पावर डिसिपेटेड निकालना है। दोस्तों जो जनरल इक्वेशन होता है क्या होता है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और I इक्वल टू क्या होता है दोस्तों I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आप कंपेयर करेंगे तो V नॉट का वैल्यू इतना है दोस्तों, पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज का 100, और करंट का भी पिक वैल्यू कितना है I नॉट दोस्तों 100 मिली एम्पियर, ठीक है। तो अब आइए इसको हम लोग फार्मूला देखते हैं। ओके, सो पावर होता है दोस्तों I नॉट बाई रूट टू V नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस फाई, जहाँ पे I नॉट V नॉट क्या है दोस्तों, पिक वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, और फाई क्या है दोस्तों, एंगल बिटवीन I एंड V। कॉस फाई को कंबाइंड रूप से हम लोग पावर फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों अभी आप I नॉट का वैल्यू देख सकते हैं 100 मिली एम्पियर दिया हुआ है, तो हमने सिर्फ 100 ले लिया है। माफ़ कीजिएगा, एक 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि करंट जो है मिली एम्पियर में दिया है, वोल्टेज वोल्ट में दिया है। V नॉट का वैल्यू 100 और ये रूट टू का रूट टू, और कॉस फाई द एंगल बिटवीन दोस्तों करंट एंड वोल्टेज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ओके, सो इट इज़ π/3। करंट मिली एम्पियर में है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये 10⁻³ से, क्योंकि करंट मिली एम्पियर में है, और ये 100 10⁻⁴ रूट टू 2, और ये cos π/3 1/2, और साथ में दोस्तों ये 10⁻³ आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 दूना 4 हो गया, ये 10⁻³ और ये 10⁻⁴, 10 ओनली 1 बचेगा दोस्तों, ओनली 10 बचेगा। 10/4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2.5 हो जाएगा, तो ओनली 2.5 वाट हो जाएगा दोस्तों। माफ़ कीजिएगा, इस कैलकुलेशन के लिए आंसर कितना होगा, ओनली 2.5 वाट, ठीक है, नॉट किलो वाट। हमने देखा नहीं था मिली एम्पियर को, इसीलिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसमें एरर है थोड़ा सा दोस्तों, PDF में आंसर होगा सिर्फ 2.5 वाट, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। तब तक अपना ध्यान रखिए।